नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो सबके लिए दीपावली प्रकाश लेकर के आए, खुशियाँ लेकर के आए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सबके प्रति सम्मान का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। ये नफ़रत फाइनली वहीं लेके जाती है जहाँ उसको जाना है। नफ़रत किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप धर्म के नाम पर नफ़रत करें, जाति के नाम पर नफ़रत करें, किसी और स्तर पर नफ़रत करें। दीपावली में नफ़रत को ख़त्म करना भी होता है, नफ़रत को जला देना होता है, नफ़रत को मिटा देना होता है। नफ़रत क्या है? प्रकाश का उल्टा रूप है। प्रकाश यानी प्रेम, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अप दीपो भव। ये सब जो कहे हैं, अप दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा। आप स्वयं दीपक बने, आप खुद स्वयं प्रकाशित करें खुद को। दूसरे से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होने से बेहतर है आप स्वयं को प्रकाशित करें। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं भी कोई बात कह रहा हूं, जब तक आप उस पर यकीन न करें, कन्विंस न हो जाए, आपका तर्क, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें सम्मान न ले, तब तक आप उस पर न चले। इसका मतलब है कि आप हमेशा प्रकाशवान रहे, हमेशा प्रकाश से प्रकाशित रहे। अंधकार आपके पास न दिमाग में आए, न आंखों के सामने आए, न विचारों में अंधेरा आए। इसका मतलब ये है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं पहले ट्रेनों की क्या हालत है वो दिखाने के लिए। आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार आजकल ज्यादा चर्चा में, देश भर के अलग अलग राज्यों में, शहरों में काम करते हैं। बेरोजगारी बहुत भयंकर है हमारे प्रदेशों में। दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजगार करने के लिए, बड़ी मुश्किल में रहते हैं। ये जो चर्चा होती है कि वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं, पैसे बचाते हैं ताकि घर पैसे भेज सके। और पैसे भेजने में केवल जीवन यापन नहीं है, पैसे बाहर आकर के जो कमाते हैं उसमें ये भी है कि उनके, आप जानते हैं कि बिहार में भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू नहीं हो सका। बंदोपाध्याय रिपोर्ट जो है वो आई भी, नीतीश कुमार जब पहली बार जब आए शासन में 2005 में, तो बंदोपाध्याय कमेटी का गठन किया और बंदोपाध्याय कमेटी के अनुसार जो उसने सिफारिश थी उसके अनुसार भूमि सुधार लागू करना था। लेकिन जिस तरह से सरकारें बनती है, सरकार में जिस तरह के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, नतीजा हुआ कि संभव नहीं हो पाया। बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश लागू नहीं हो पाई। कभी उस पर हम बात करेंगे, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट पर। लेकिन माले के लोग इस पर फिर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो है लागू की जानी चाहिए। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी इसके समर्थन में नहीं है कि एजेंडा में आए। नीतीश कुमार ने शुरुआत में किया था, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जो एनडीए की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण है। बीजेपी को आप देख लीजिए, बीजेपी की जो लिस्ट, और सवर्ण है। सवर्ण का मतलब केवल जाति की बात नहीं है, संपत्ति भी उनके पास सबसे ज्यादा है, जमीनें उनके पास बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है उनको जो जीत करके आएंगे वो अपना लाभ पहले देखेंगे, अपने समाज का लाभ पहले देखेंगे। नीतीश कुमार ने इस बार जो 101 सीटों की लिस्ट जारी की है उसमें से 22 सवर्ण को दिया है, बाकी पिछड़ों को दिया है। 12 कुर्मी है, 13 कुर्मी, शायद 12 कुर्मी है, 13 कोयरी है। ये भी कहा जाता है कि कोयरी, कुर्मी, यादव, ये जो पिछड़े क्लास के लोग हैं, इनके पास भी ठीक ठाक जमीन है, अच्छी खासी जमीन है, और कई प्रदेशों में इनके पास जमीन है, कई जिलों में है जो ये इन जातियों के लोग जमीन वाले हैं। और नतीजा है कि उनकी जाति का लोग या कहिए कि और जो अलग अलग सवर्ण के अलावा जो पिछड़े समाज से जीत करके आए, उनका भी शायद दबाव हो। विधायकों का दबाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10 विधायक खिसक गए तो सरकार चली गई और वो लागू नहीं हो पाया।
बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट। तो ज्यादातर लोगों का सपना है, जो मैं जहां जोड़ रहा हूं, फिर आपको लेके आता हूं रेलवे पर। जो विदेश जाते हैं उनकी तो अलग कहानी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो गरीब लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और गरीब लोग का मतलब मैं कह रहा हूं तो ये मत समझिए केवल दलित वंचित समाज के लोग। गरीब के लोग के मैं जब बात कर रहा हूँ तो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, भूमियार भी हैं, कुर्मी भी है, कोयरी भी है, यादव भी है, मुसर भी है, मांझी भी है। सब जात के लोग हैं जो बिहार के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और दिलचस्प ये भी जान लीजिए कि वो सभी जाति के लोग एक ही खोली में 5-7 लोग गांव के लोग गए हैं, तो वो बोलते हैं, पंडित जी भी बोलते हैं, कह रहे हमको भी ले चलो, हम भी कुछ काम करेंगे। यहाँ पंडिताई तो अब चलता नहीं है। तो पता चला कि पासवान जी वहाँ काम कर रहे थे पहले से, वो लेके चले गए। कोई कुर्मी है वो भी चल पड़ा, कोई कोयरी है वो भी चल पड़ा, कोई भी जात के लोग, राजपूत भी चल पड़े, हमरो ले चला हो तो चलिए ना बाबू साहब। और वो चले जाते हैं और वहाँ सब मिल करके रहते हैं, खाते कमाते हैं। लड़ भी लेते होंगे कभी कभार, चूंकि रहेंगे तो लड़ेंगे भी, लेकिन फिर भी उन सब में जो है एक भाव है। और वो ज्यादातर वो लोग हैं, खास करके जो कमजोर जातियों के लोग हैं, जो दलित जातियों के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनके पास जमीनें नहीं। और उनके दादाजी का सपना रहा, दादाजी या उनके पिताजी, दादाजी के पिताजी, परदादा, कि अपने पास भी थोड़ी जमीन होती तो थोड़ी खेती करते, अपना घर होता जो मिट्टी का था, फूस का था, वो छत बन जाता तो बड़ा अच्छा था। आजादी के पहले की बात मैं बताता हूँ अपने इलाके की। मिट्टी के घर ही होते थे गरीबों के, कई गरीबों के घर मिट्टी के भी नहीं होते थे। वो जो है झाड़ वाड़ ला करके लगाते थे, डालियां, ताड़ के पत्ते वगैरह वगैरह से बनाए जाते थे, क्योंकि मिट्टी खेत में, खेत जमींदार का, जमींदार की मर्जी के बिना मिट्टी नहीं ला सकते। ईंट का घर कोई बना नहीं सकता था, केवल जमींदार है उन्हीं के ही ईंट के घर के रहेंगे, या उनके समाज के लोग ईंट के घर बना सकेंगे, बाकी लोगों को ईंट के घर बनाने की इजाजत नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। नई पीढ़ी के लोगों को ये बातें पता नहीं। तो उनके दादाजी, परदादा जी, देखिए, आप मजबूर हो, लेकिन सपने जो है मजबूर मन में भी आते हैं। उनको भी लगता है कि ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता है, ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता। तो परदादा का सपना था कि हमारे पास भी 2-4 बीघा जमीन होती, हम खेती करते, हमारे पास भी खाने भर अनाज होता, हमारा भी घर होता, छत पे जो है हम बैठते धूप के समय। बरसात में जो है ये जो गीला हो जाता है पूरा आंगन, पूरा कमरा, वो नहीं होता, कीचड़ हो जाता है, वो नहीं होता। तो वो सपने जो है अब पोते पड़पोते पूरे करने के लिए निकले हुए हैं। तो वो जो वहाँ कमाने जाते हैं, केवल आजीविका कमाने नहीं जाते। ये जो लोगों में भ्रम है कि केवल पेट भरने के लिए जाते हैं, गलत समझते हैं। वो जो जाते हैं अपने परदादा के सपनों को साकार करने के लिए जाते हैं, उनको जमीन खरीदनी। और आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि गरीब जो कमजोर जातियों के लोग हैं वो जमीन वहां खरीद रहे हैं। जो संपन्न जाति के लोग हैं वो जमीन अपनी बेच रहे हैं, चूंकि वो वहां पर रहते नहीं, उनके बच्चे चले गए विदेश, उनके बच्चे चले गए दिल्ली, उनके बच्चे चले गए कहीं और वो लौट नहीं सकते, तो वो जमीन बेच रहे हैं। वो जमीन खरीद कौन रहा है? हर जगह बिल्डिंग नहीं बन रही है बिहार में, वो जमीन खरीद रहे हैं गरीब तबके के लोग, जिनके पास जमीनें नहीं थी वो खरीद रहे हैं। कितनी जमीन हो जाएगी? वो दिल्ली में रह रहा है लड़का है, अपने बाप को बोलता है कि बाबूजी 4 बीघा जमीन ले लीजिए पट्टे पे, बटाई पे। हमारे इलाके में पट्टे पे जमीन मिलती है, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये बीघा पट्टे पे। तो पता चला 4 बीघा ले लिया, 50,000 रुपया भेज दिया, और उससे जो है पट्टा पे ले लिया और 2 फसल उगा रहा है। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो भी 100 मन अनाज उगाते हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है, सीना चौड़ा होता है, क्योंकि उनके परदादा का सपना था। उनके दादाजी से वो परदादा का सपना दादा में ट्रांसफर हुआ, दादा का पिता में, पिता का उसमें। तो वो जो है इसके लिए जाते हैं वहां कमाने के लिए। और 20,000, 15,000, 25,000 जो कमाते हैं मेहनत करके, उसमें से 4-5 हजार रुपये अपने जीवन पे खर्च करते हैं। बड़ी मजबूरी में रहते हैं वहां पे, एक कमरे में 5 लोग, 7 लोग लेटरिन करने के लिए बाहर जाते हैं। झोपड़पट्टियों में जाइए, देखिए क्या हालत है। और
बाकी पैसे घर भेजते हैं, ताकि घर जो है, जो मिट्टी का था वो ईंट का बन जाए, जो 2 कमरे बने थे वो 4 कमरे बन जाए। तो ये सपने जो हैं उनको बाहर ले जाते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो मजबूरी में बिहार से बाहर जा रहे हैं, बिहार में खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख मर रहे हैं लोग, इसलिए बाहर जा रहे हैं, अगर किन्हीं को अगर ऐसा संदेह है, तो मैं कहता हूँ संदेह दूर कर दो, नहीं है ऐसा। वो सपने पूरा करने के लिए जाते हैं। और बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू होती तो उसके लिए भी नहीं जाते। इसलिए आप गौर कीजिएगा, बिहारी सबसे लेट पलायन किया बिहारियों। हालांकि आप आरोप लगा दीजिए किसी पे, कई लोग कहते हैं लालू जी के जंगल राज के बाद जो है वो बिहारी गए, नहीं। दामुल पिक्चर देखिए, दामुल पिक्चर देख लीजिए, नहीं देखी तो प्रकाश झा की फिल्म थी, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है उस समाज का, केवल फिल्म नहीं है वो 84 में आई थी पिक्चर। यानी 80 के दशक में लोग पंजाब जा रहे थे, जातीय संघर्ष बहुत गहरा था। और जान लीजिए कि ये जो जातियां हैं वहां पे, जो जातीय संघर्ष हुए लालू जी के समय में, उसकी बुनियाद बहुत पहले से है। तो ये जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों में भारी भीड़ है, क्योंकि परिवार उनका गांव में ही रहता है। छठ, दिवाली एक साथ आता है, मुस्लिम के त्योहार भी साथ चलते हैं, हिंदुओं के साथ मुसलमानों के भी त्योहार चलते हैं। फिर शादी का समय शुरू हो जाता है, नवंबर में शादियां भी है, लगन जिसको कहते हैं। और ट्रेनें कितनी चलती हैं, ट्रेनों में कितनी सीटें होती हैं, कुछ दृश्य देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये देखिए, और ये तारीफ कर रहे हैं, सूरत में देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है, इस तरह से सिस्टम बनाया गांव गया है। जाने का नतीजा देखो भाई, सूरत उधना में कितना गर्दी है। एक और सीन आपको दिखाता हूँ, अंदर बोगी का ट्रेन क्या हालत, एसी अब ये जान लीजिए रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे क्या कर रहा है वो भी जरा सुन लीजिए। ये वाला, ये देखिए, नॉर्दर्न रेलवे कह रहा है, वो फोटो, ये वीडियो जो फोटो जो है उसमें उसमें वो कह रहा है कि त्योहारों के दौरान आपकी यात्रा सुखद हो और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 04404 नई दिल्ली राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर मतलब पटना, के बीच त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करती ट्रेन का दृश्य उसमें बता रहा है कि प्लेटफॉर्म पे कोई एक आदमी नहीं, कोई भीड़ नहीं, बड़े आराम से लोग जा रहे हैं। और दूसरी एक तस्वीर देखिए, ये देखिए, लिखा है रेलवे ने, नॉर्दर्न रेलवे ने, कि वीडियो की जांच की। ऐसे वीडियो जो हमने दिखाए, कह रहा है कि वीडियो की जांच की, वो बोगी के अंदर के एसी वाले बोगी की, सामने आया कि कुछ लोगों को कोच में चढ़ाकर भीड़ का माहौल बनाने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों की सूचना मिलते ही बिना टिकट यात्रा करने वालों को नीचे उतार दिया गया। यह वीडियो उसी समय का, यह नॉर्दर्न रेलवे का रहा।
लिखने वाले लिख रहे हैं, देखिए गोविंद प्रताप जी लिख रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय वाले मूर्ख समझते हैं क्या लोगों को। बता रहे हैं जांच में सामने आया कि कुछ लोगों को कोच में चढ़ाकर भीड़ का माहौल बनाने की कोशिश की गई। ममता त्रिपाठी लग रही हैं जैसा रेल। गोविंद अभी ईमेल आता होगा कि ट्वीट डिलीट करिए वरना सस्पेंड करा देंगे, जैसा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की घटना के बाद किया था। बाकायदा गजट जारी करके झूठ बोल रहे थे। ये हालत है सरकार की। तो बिहार जाइए रगड़ा रगड़ी में। अब ये भी कर सकते हैं कहने वाले, अरे कोई पहली बार थोड़े है सर, ये तो हर साल होता है। 2003 में क्या था, 2001 में क्या था। तो कल मैं एक जगह लिख रहा था कि 2001 में तो लोग पैदल आते थे, दिल्ली से चलते थे पैदल और 8 से 15 दिन में पहुंचते थे बिहार। 2014 से तो ट्रेन शुरू हुई है देश में, उसके बाद लोगों ने ट्रेन का मुंह देखा। बिहार ट्रेन थोड़े जाती थी, बिहार में सब पैदल चले जाते थे और जो है उस पर चलते थे, गधा गाड़ी बना लेते थे, उस पर चलते थे। 2014 के बाद ये तरक्की हुई और बिहार देखिए इतनी खास ट्रेनें चलने लगी। ये हालत है। लेकिन बिहार जाइए, जो बिहार के नागरिक हैं जो दिल्ली में सूरत में जो हमें देख रहे हैं, और जाइए और एक बार फिर गप्पी सरकार बनाइए, एक बार और गप्पी सरकार, है ना। तो ये है, और ये हर साल की हालत है। बिहार जाने के लिए लगभग ट्रेनों में हमेशा भीड़ रहती है। यहाँ से सूरत से या अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई के लिए कम से कम 25 ट्रेनें होंगी। और गुजरात तो सबसे तरक्की वाला राज्य है। दिल्ली से चलती है ट्रेन, या राजस्थान से आती है ट्रेन, या और दूसरी जगह से अमृतसर से और जम्मू से ट्रेनें आती हैं, वो सब अहमदाबाद होकर के आती हैं। तो क्या जरूरत थी, ऐसे भी बहुत लोग तो गुजरात में ही ठहर जाते होंगे। इतना खास करके 2002 के बाद तो इतनी तरक्की गुजरात में हुई है कि बड़ी आबादी, समझिए गुजरात की आबादी अगर 10 करोड़ है तो 12 करोड़ तो बाहर से लोग चले गए, वही रोजगार कर रहे हैं। गुजराती यहाँ आते ही नहीं। मुंबई गुजराती, कोई एक गुजराती मुंबई नहीं आता है अहमदाबाद के ट्रेनों में बैठ कर। वो आते भी है रिश्तेदारी निभाने आते, नौकरी वोकरी करने नहीं आते, कोई रोजगार यहाँ नहीं करते। सारे गुजराती वही है, बल्कि यहाँ से भर के मराठी चले जाते हैं गुजरात। ये स्थिति है 2001 के बाद। 2014 के बाद तो और पूछिए, पूरा गुजरात जो है, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, सूरत कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, देश भर से लोग वहां जा रहे हैं। ये हालत है गप्पी सरकार, ट्रेनों में घुस करके। और ये जो नॉर्दर्न रेलवे बोल रहा है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें अश्वनी वैष्णव जो है घुसे हुए ट्रेन में, भारी भीड़। अब कहिए भारी भीड़ नहीं रहेगा तो क्या, पैसा है इसलिए ट्रेन पे चढ़ रहे हैं। कौन पहले ट्रेन पे चढ़ता था, ये भी कह देंगे भक्त। भक्त को तो हर सवाल का जवाब है। पहले ऐसा नहीं था क्या, पहले क्या था, ये सब कांग्रेसियों ने किया। तो नॉर्दर्न रेलवे जो कह रहा है कि भीड़ कोच में भर करके वीडियो लिया गया है, मतलब सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, वो सब नमक हराम लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। देश की जो तरक्की हो रही है मोदी जी के शासनकाल में, सब उससे चलते हैं। एक अकेले मोदी जी है जो देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, बाकी सब देश के खिलाफ खड़े हैं। खाली आरएसएस के लोग हैं जो देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, बाकी लोग चाहते हैं देश नरक में पड़ा रहे तो बड़ा अच्छा है। ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये नैरेटिव कब तक चलेगा भाई, जब तक सत्ता में हो। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल रह लोगे, उसके बाद क्या होगा। गप जो है ना, गप पे इतिहास थूकता है और थूके जाओगे, ये ध्यान रखो। तो ये हालत है हमारे देश की, देश की सरकार की और बिहार की। अब मैं थोड़ा और बिहार के चुनावों पे चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। गठबंधन हो गया, फिर रात में चर्चा करेंगे गठबंधन। अभी एक साथी का अमेरिका से फोन आया था, बिहार में क्या चल रहा है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि जो, अरे इतना लंबा आपने सुना दिया कि पूरा दृश्य दिखा दिया। हमने कहा जो है वो आपके सामने है। बहरहाल एक दृश्य ये भी है कि तीसरा धड़ा है मीडिया में, जब से चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था उसके पहले से जो है। देखिए रोहित मिश्रा जी पूछ रहे हैं इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है बिहार में। कुछ नहीं हो रहा है, वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था।
जेएमएम बाहर हो गया। जेएमएम को बाहर, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में जेएमएम था। झारखंड में कांग्रेस को और आरजेडी को भी टिकट दिया था उन लोगों ने, यहाँ उनके लिए जगह नहीं बन पाई, अब अकेले खड़े हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खैर वो अलग कथा है, मैं रात में बात करूंगा रोहित जी, इस पर हम चर्चा करेंगे रात में। अभी बात करते हैं जो मीडिया में बड़ा प्रचारित थे, कई जगह तो मुख्यमंत्री लोग उनको बना दे रहे हैं, पीके, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी ने जब राजनीति में कदम रखा, पहले तो वो मुख्यमंत्री बनाते थे अपनी फैक्ट्री में, मुख्यमंत्री कई लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने ही बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी खुद उनको लेकर के आए थे विदेश से कि चलो हमको प्रधानमंत्री बनाओ, और प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद तो जो आदमी प्रधानमंत्री बना सकता है, जो कई कई मुख्यमंत्री बना सकता है, वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है। और प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू कर दी बिहार में, कई साल, 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, वहां से लेकर के आता हूँ, और कहा कि जन स्वराज ला रहे हैं। और उसके बाद जो है पिछले साल 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का बाकायदा आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई, और उस जनसुराज 2 अक्टूबर को जनसुराज की घोषणा की जाती है, और उसमें कहा जाता है कि दारूबंदी खत्म कर देंगे। इसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि गांधी दारू के खिलाफ थे, और ये जो है दारू, गांधी जी के दिन दारू की बात कर रहे हैं, दारूबंदी खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन खैर वो पुरानी बात है। हाल के जब महीनों में जब चुनावों की चर्चा होनी शुरू हुई, कौन कहाँ कितना, सर्वे आने लगे, सर्वे सबने कहा कि लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और अरे भाई बबी, क्या है, क्या हो यार तुम, बस ब्लॉक कर दूंगा एक बार दिखो, कोई ओनली पी के यार 100 बार लिखने से हो जाएगा क्या? 100 सीट पे जिताओ तो समझ में आता, जाओ उधर वर्क करो, बकवास इधर आकर के मत करो, ब्लॉक कर दूंगा, गधा कहीं का। दिमाग काम ही नहीं करता तुम लोग का, काहे के लिए पढ़े लिखे हो यार? अब पीके के साथ खड़े हो, पीके का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग, दांत चिहाड़ दिए ने। अब देखो मैं ब्लॉक करता हूँ, अब नाचने के लिए आना इधर, गधा। तो ये जो है प्रशांत किशोर जी ने एक माहौल बनाया, उस माहौल बनाने में कहा गया कि आरएसएस के लोगों का भी साथ रहा, और यही प्रशांत किशोर जी का सबसे माइनस पॉइंट हुआ। एक तो उनकी जाति जो है, प्रशांत किशोर है, ब्राह्मण है, फिर वो ये भी उनके साथ जुड़ा कि इन्होंने ही प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने ही फलाना किया। तो कैसी सरकारें हैं 2014 से, आप देख ही रहे हैं, हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इसने भी पीके को नुकसान पहुंचाया। फिर पीके साहब का बड़बोलापन इतना हावी हो गया, राघोपुर से हरा देंगे, तेजस्वी जो है राहुल गांधी की तरह, जिसे 2 सीट पे राहुल गांधी लड़े और अमेठी में हार गए, वही तेजस्वी का होगा। फाइनली हुआ कि राघोपुर से वो लड़ ही नहीं रहे चुनाव। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, और इस बात को लेकर के बड़ी आलोचना हो रही है। प्रशांत किशोर, लोग कह रहे हैं कि भाग गया रण छोड़ करके, रणछोड़, हालांकि गुजरात में कहा जाता है रणछोड़ नाम दिया जाता है, कृष्ण का नाम था। जरासंध जब वहां से फेंकता था तो मथुरा से जो है मथुरा तक पहुंचा देता था, यहाँ चोट लगती थी कृष्ण को, और कृष्ण को लोगों ने सलाह दी कि ये छोड़ दो तुम जगह। 17 बार भागना पड़ा कृष्ण को, रणछोड़ नाम इसीलिए पड़ा कृष्ण का। जरासंध नालंदा, राजगीर जाइएगा तो वहां जरासंध का अखाड़ा भी है और खजाना भी है। तो वो जो है कृष्ण फिर चले गए मथुरा छोड़ करके द्वारका, और द्वारकाधीश बने। मेरी पत्नी कहती है कि द्वारका उनका ननिहाल था, यशोदा का मायका था, और वहां उनको प्रश्रय मिला, वहां पे उनको सुरक्षा मिली, और वहां के द्वारकाधीश बने। ये भी कहती है कि बलभद्र जो है बड़े भाई थे, तो सत्ता तो मथुरा की बलभद्र को मिलनी थी, कृष्ण को कहाँ मिलती। बहरहाल वो आख्यान की कहानियों में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, वो आख्यान है, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, आप भी को एक आध कहानी लिख दीजिए, वो भी कर दीजिए। कहानियां कहानियां जो है, दुनिया भर में कहानियां ही चल रही। तो ये जो है, जो पीके साहब है,
जमीन पे जिस तरह से काम करना चाहिए था। बिहार में जैसे नेता की जरूरत है, बिहार में एक ऐसे नेता की जरूरत है। कई आप में से कई लोग कहते हैं मैं नीतीश कुमार की चर्चा करता हूं तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार की मैं तारीफ करता हूं। नीतीश कुमार तारीफ के काबिल है, कई गड़बड़ियों के बावजूद, क्योंकि उस आदमी के भीतर परिवर्तन की धारा थी। परिवर्तन वो आदमी चाहता था। बंदोपाध्याय कमेटी इसीलिए बनाया था 2005 में। हमारे एक मित्र है सीनियर जो नीतीश जी के साथ रहे, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट तो सबके सामने है, जिसको माले लागू करना चाह रही है। लेकिन बिहार की त्रासदी ये है कि बिहार अभी भी सामंतवाद से निकला नहीं। सवर्णों से सत्ता निकल करके बैकवर्ड क्लास के पास आई तो, लेकिन बैकवर्ड क्लास में भी सामंतवाद उसी तरह से। दलितों के पास भी आई तो दलितों में भी वही देव। देखिए चिराग पासवान जी को इतना लंबा टीका लगा करके वो ब्राह्मण से भी आगे बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध उनके पिता जीवन भर करते रहे। रामविलास पासवान जी को ऐसे टीका लगाया कभी देखा था? मैंने नहीं देखा। कोई देखा हो तो बताइएगा। तो रामविलास पासवान के मेरे पास किताब भी रखी है, संजीव जी ने छापी है, पशुपति पारस ने उसमें प्रस्तावना लिखी है। डॉक्टर संजय पासवान ने उसको एडिट किया, संकलित किया। उस किताब में पढ़िए रामविलास पासवान क्या बोलते हैं और आप रोज देखिए। मतलब रामविलास पासवान किसी के हनुमान बन जाए ये कल्पना फजूल है। ये कब से ढोल बजा रहे हैं, मैं मोदी जी का हनुमान, लंबा टीका लगा करके। मोदी जी भी इतना लंबा टीका नहीं लगाते हैं जितना लंबा टीका ये लगा लेते हैं। हमको तो लगता है कि चुनाव होते होते कहीं वो राम नामी दोशाला न हो, जैसे मोदी जी आजकल नौटंकी किए चल रहे हैं। मोदी जी को अच्छा था कि वहां पे जो जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री आवास है, वहां एक बड़ा भव्य मंदिर बनवा देते, ताकि आने वाले प्रधानमंत्री को ही पूजा करना मजबूरी हो जाती, क्योंकि तोड़वा तो सकते नहीं थे। तो एक भव्य राम मंदिर बनवाते और सुबह से वहां से प्रसारित होता पूरे देश में कि देखिए मोदी जी जागे हैं और प्रभु राम की पहले आरती कर रहे हैं, खुद प्रभु राम का मंदिर साफ कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। हिंदू धर्म की तरक्की वो होता। ढेर सारे रजवाड़े हुए, अहिल्याबाई होलकर का तो नाम ही लिया जाता है कि जगह जगह मंदिर बनवाए। मोदी जी को ये काम करना चाहिए, तो उनसे आगे बढ़कर और हर घर जैसे शौचालय किया ना, वैसे हर घर मंदिर का ये किया जाता कि आपके पास जितनी भी जमीन है उसका 10% हिस्सा मंदिर में लगाइए, मंदिर बनाइए और पहले उठ करके 2 घंटा जो है कीर्तन करिए, उसके बाद कुछ सोचिए। ये लागू करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जब आएगा तब आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आप प्रधानमंत्री बने थे, आपको कर देना चाहिए। खैर पीके पे मैं आता हूँ वापस। तो पीके की छवि जो है मोदी जी, नीतीश जी, फलाना जी, ढिमकाना जी, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थी। पीके ने जो पदयात्रा भी की, पीके ने जो बातें भी की, उन्होंने बात क्या की? उन्होंने कहा कि एजुकेशनल हब बनाया जाना चाहिए बिहार। स्वास्थ्य शिक्षा पर बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार पे स्वास्थ्य शिक्षा पे बात करने से खाली काम नहीं चलेगा। सबसे पहले बिहार के सपनों को देखना पड़ेगा कि बिहार के यूथ क्या सपना देखता है। देखना पड़ेगा कि बिहार के यूथ में सपना कहाँ से आया है। क्या उसका व्यक्तिगत सपना है या उसके पुरखों से वो सपना चलाया है? जो पुरखों से सपना चलाया, जो मैंने कहा कि जो आजीविका के लिए बिहार से बाहर लोग नहीं आते, अपने सपने पूरे करने आते हैं, ज्यादा पैसे कमाएंगे और बचाएंगे और उसके बाद जो है हमारे परदादा का जो सपना था वो पूरा करेंगे। क्या पीके ने ऐसा किया? नहीं किया। तो जो जो ट्रेडिशनल राजनीति हो रही है, जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कर रहे हैं फलाना जी, जो कर रहे हैं ढिमकाना जी, पीके भी वही कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और पीके, तीनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए था। वो अंतर है? वो अंतर नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो पीके की चर्चा हो रही थी अचानक गुम हो गई चर्चा। पीके औंधे मुंह गिरे। अब देखिए मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट का एक कुछ हिस्सा दिखाता हूँ, क्योंकि जब बीबीसी के पत्रकार गए, घूमे वहां और उन्होंने पूरा रिसर्च किया और उसमें लिखा उन्होंने कि बिहार विधानसभा में जनसुराज से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों की पार्टी ने आवेदन शुल्क 21,000 रुपया रखा था। यानी आपको अगर उम्मीद कैंडिडेट बनने के लिए आवेदन करना है तो 21,000 रुपया पहले जमा कीजिए। तो बताइए संविधान के खिलाफ तो यही हो गया। संविधान कहता है कि कोई भी नागरिक
जो 25 साल से ज्यादा उम्र का है, जो भारतीय है, जो दिवालिया नहीं, जो पागल नहीं, वो चुनाव लड़ सकता है। तो 21,000 रुपए दे करके सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो 21,000 रुपया दे करके एप्लीकेशन कर सकता है, उसके पास पैसे होंगे। तो फिर वो जो भारतीय संविधान जो कहता है वो कहाँ है? जनसुराज को इस पर विचार करना चाहिए। और जीरो बजट की अगर बात करते हैं जनसुराज के लोग कि जीरो बजट में चुनाव होगा, हमारे कैंडिडेट प्रचार नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार उस तरह से हम नहीं करेंगे, नया हम लाते हैं सोच करके कैसे प्रचार किया जाता है, देखिए हम बिहार के पॉलिटिशियन को बताते हैं, तो शायद कुछ इनोवेटिव होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया हमने पार्टी को दी, ये मोदी जी के तुलना में कहाँ है? मोदी जी से ज्यादा पैसा आप दीजिएगा पार्टी को। मोदी जी का पूरा, जब से आए मोदी जी, पूरे देश भर में जो है बीजेपी के जबरदस्त दफ्तर बन गए। बीजेपी के संघ के कहे जाते हैं कि जो बड़े नेता है सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो वो तो अगर 1 करोड़ भी मांगे एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देंगे। तो वो तो वही परंपरा है पीके साहब। फिर कहा गया कि पार्टी के मुताबिक 12,000 लोगों ने उम्मीदवारी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन लगभग 1,500 लोगों ने ही शुल्क जमा किया। अब 12,000 और 1,500 में कितना बड़ा अंतर है, आप देख लो। आप कि 12,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया था ऑनलाइन कि हमको टिकट चाहिए, और 1,500 लोगों ने ही 21,000 रुपए जमा किए। कितना बड़ा अंतर है, लगभग 1.25%। तो 1.25% के आप सपनों पे उतर पाए, अपनी पार्टी के 1.25% लोगों के सपनों पे आप उतर पाए। ये तो सबसे बड़ी हार है पीके साहब। और कह रहे हैं कि यही वजह रही कि 9 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को जब पटना में जनसुराज के कुल 116 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो काफी हंगामा हुआ, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला। अब 1,500 लोगों ने 21,000 रुपए भरे, तो 1,500 लोगों ने भरे, लेकिन सीट तो जो है 243 है। तो समझ लीजिए एक सीट पर 6-7 लोग कैंडिडेट बन के खड़े हो गए। तो जिसको नहीं मिलेगा वो तो गलियाएगा ही आपको, चूंकि वो दिया है कि 12,000 रुपया, ये क्षमा करेंगे 21,000 रुपए। फिर कई लोग, कई वीडियोज है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इतनी बसें लगाई, इतने पैसे खर्च किए। कल जो दिखाया था आपको, जो कि किस तरह से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के एक व्यक्ति जो है उम्मीदवार बनने के लिए उनको नहीं बनाया गया, तो मधुबन विधानसभा से तो वो लूट रहे थे। वीडियो आपने देखा होगा कल, कि लालू जी ने 2020 में कहा था कि अगली बार तुमको टिकट देंगे, नहीं दिया गया। हमने इतने पैसे खेत बेच करके लगाए पैसे, रो रहा था वो आदमी लूट लूट करके। तो लोगों ने मदद की, उसका क्या हुआ? देखिए इसमें से एक प्रशांत किशोर के पार्टी के एक व्यक्ति से बीबीसी ने पूछा, वो बता रहा है कि मैं प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर यहाँ आया था और अपने गांव में रहकर जनवरी से काम करना शुरू किया था। इसने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ करके आया था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। जनसुराज ने हमें जो टास्क दिए, चाहे वो 5,000 सदस्य बनाना हो या 5 बड़ी सभाएं करनी हो, परिवार लाभ कार्ड बनाना हो, सब मैंने किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। हमने प्रशांत किशोर के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, सपनों का टूटना भी जो है कम खतरनाक नहीं होता है। तो ये जो है स्थिति है पीके साहब की, और अब पीके साहब कहीं चर्चा में नहीं। अभी जो चर्चा में है वो एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन के भीतर राहुल की अनुपस्थिति, महागठबंधन के भीतर तेजस्वी का गुस्सा, कोप भवन, ये सबसे ज्यादा चर्चा में। राहुल और तेजस्वी, मुकेश सहनी 18 सीट लेकर के, क्षमा करेंगे 15 सीट लेकर के बैठ गए। माले ने भी सबसे बढ़िया जेस्चर जो दिया पूरे महागठबंधन, वो माले करा, दीपांकर भट्टाचार्य करा। दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि इस बार ज्यादा गठबंधन में साथी आ गए, तो पिछली बार मैं 19 पे लड़ा था, इस बार हमको 20 सीट चाहिए। और 20 सीट पर शांति से अपना अनाउंस किया, और कहीं आपने शोर सुनेंगे हमको वादा किया गया था नहीं दिया गया, फलाना किया गया था नहीं दिया गया।
और हालांकि वहां भी चर्चा अलग किस्म की है कि बाहरियों को दे दिया गया, जो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं वो कौन लोग हैं वगैरह वगैरह, उसमें भी कई बातें। लेकिन तुलना में अगर कहें तो जिस तरह से हंगामा मचा हुआ कांग्रेस के भीतर, जिस तरह से हंगामा मचा हुआ आरजेडी के भीतर, वो नहीं है। सीपीआई अलग लड़ रही है, एनडीए का आपको पता ही है भीतर घात किस तरह से चल रहा है। नीतीश को, एक है जो नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है और एक है जो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। चुनाव एनडीए के भीतर इस बात पर हो रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये है बिहार की तस्वीर।